शुरू करते हैं वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमारा आज का टॉपिक एक बार फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, उसके बाद यूनिट वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, नल वेक्टर और आखिर में बात करेंगे पोजीशन वेक्टर की। हमारा सबसे पहला सवाल कुछ इस तरह से है, कैन अ वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर? इफ़ यस एक्सप्लेन। क्या एक वेक्टर को एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है? अगर हाँ तो इसकी वजाहत करें। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। यस, a vector can be multiplied or divided by a scalar, but a vector cannot be added or subtracted into a scalar quantity. एक वेक्टर को ना सिर्फ के स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है बल्कि उसको डिवाइड भी किया जा सकता है, लेकिन एक वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। सो मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। इसकी वजह उसकी डिफरेंट नेचर है, यानी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, उनकी दोनों की नेचर डिफरेंट है। तो जब नेचर डिफरेंट हो तो उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अच्छा जी, उसके बाद जो प्रोडक्ट है किसी भी वेक्टर की किसी स्केलर नंबर के साथ, वो तीन तरह की हो सकती है। यानी द प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ए एंड अ स्केलर नंबर एन कैन बी ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स। और ये जो तीन मुख्तलिफ किस्में हैं ये आपके सामने मैंने रख दी हैं। उसमें एक बार पहली दफ़ा क्या होगा कि स्केलर पॉजिटिव होना चाहिए, दैट मस्ट बी ग्रेटर दैन 0। दूसरी दफ़ा व्हेन स्केलर n इज़ नेगेटिव, दैट इज़ इट इज़ लेस दैन 0। और थर्ड टाइप कब होगी? जब एक जो स्केलर है, जो नंबर है वो 0 हो, दैट इज़ इट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू n। इन तीनों को हम बारी बारी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब एक स्केलर यानी n पॉजिटिव होता है और उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ पॉजिटिव स्केलर। इन दिस केस द प्रोडक्ट ऑफ a एंड n is a new vector na having the same direction as a but a magnitude n times the magnitude of a। इस केस में क्या होगा? जब भी आप किसी एक स्केलर को जो कि पॉजिटिव है, एक वेक्टर, जैसे हम एक वेक्टर a ले रहे हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक नया वेक्टर हासिल होता है जिसको हम na कह रहे हैं। इस नए वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो वही होती है जो a की होती है, जबकि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाती है n टाइम्स। जितनी ये स्केलर, जितना इसका नंबर होता है उस हिसाब से बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे आप इस स्केलर को n को 2 रख लेते हैं, तो फिर जब हम इसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, na जब हमें चाहिए होगा तो इसमें n की जगह हम क्या रखेंगे? 2। तो ये क्या बन जाएगा? 2a। तो इसमें क्या होगा कि ये जो नया वेक्टर हमें हासिल हुआ है वो मैग्नीट्यूड में तो डबल हो गया, डायरेक्शन उसकी सेम रहेगी। दैट इज़ द मैग्नीट्यूड इज डबल्ड बट द डायरेक्शन इज सेम। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ये वेक्टर था a, इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो नया वेक्टर हासिल हुआ वो क्या है? 2a। उसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं, उसका एरो साइन वैसे का वैसा ही है। उसकी मैग्नीट्यूड जो थी इसकी मैग्नीट्यूड से 2 गुना ज़्यादा हो गई। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जब एक स्केलर नेगेटिव है, व्हेन स्केलर n इज़ नेगेटिव, और नेगेटिव होने का मतलब है कि उसकी वैल्यू 0 से कम है। अच्छा, फिर इस सूरत में मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नेगेटिव नंबर, जब इस केस में in this case the product of a यानी vector and minus n is a new vector na having opposite direction as a but magnitude n times the magnitude of a। इस केस में क्या होगा कि जब आप एक वेक्टर को यानी वेक्टर a को एक नेगेटिव स्केलर नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया वेक्टर हासिल होगा जिसको हम क्या कहेंगे? माइनस na। इसमें जो माइनस है वो ये बताएगा कि इसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है इस नंबर के हिसाब से बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पे दोबारा से अगर हम n की वैल्यू 2 ले लेते हैं, लेकिन अब की बार -2 लेते हैं, तो जो नया वेक्टर है na, उसमें n की जगह हमने क्या रखा? -2 मल्टीप्लाइड बाई a। तो जो नया वेक्टर हमें हासिल हुआ वो क्या है? -2a। तो माइनस ये बता रहा है कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, 2 कह रहा है कि उसकी मैग्नीट्यूड डबल हो गई है। दैट इज द मैग्नीट्यूड इज डबल बट द डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। यहाँ देख सकते हैं, ये था वेक्टर a, इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इसकी मैग्नीट्यूड आप देख रहे हैं, इसकी लेंथ तो बड़ी हो गई है लेकिन इसका साइन भी अपोजिट, -2 होने की वजह से इसका डायरेक्शन जो था वो रिवर्स हो गया। पहले केस में क्या था? उसकी मैग्नीट्यूड तो बड़ी हो गई थी
लेकिन डायरेक्शन सेम रही थी क्योंकि वहाँ स्केलर पॉजिटिव था। यहाँ इस केस में क्या है कि मैग्नीट्यूड बड़ी तो हुई है, वो जो एरो है उसकी लेंथ आप देख सकते हैं डबल हो गई, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो डायरेक्शन था वो अपोजिट हो गया। थर्ड केस के तरफ चलते हैं। व्हेन स्केलर n इज 0, जब स्केलर क्या होता है 0, दैट इज n इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0। सो इस केस में मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ जीरो स्केलर, यहाँ जब हम इस वेक्टर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया वेक्टर हासिल होगा जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होगी और उसकी जो डायरेक्शन है वो आर्बिट्रेरी होगी। यानी इन दिस केस द मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड 0 is a new vector with zero magnitude and arbitrary direction। और मजे की बात यह है कि ये जो वेक्टर होता है इसको हम नल वेक्टर कहते हैं, या फिर दूसरे लफ्जों में जीरो वेक्टर भी कहते हैं। दिस वेक्टर इज कॉल्ड नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। इट इज जस्ट लाइक एन स्टेशनरी पॉइंट। जैसे आप देखते हैं किताब के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर जस्ट आप एक डॉट लगाते हो, एक नुक्ता लगाते हो, तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है? कोई भी नहीं, उसकी डायरेक्शन नहीं होती। और उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? कोई भी नहीं। तो ना उसकी कोई मैग्नीट्यूड होती है और ना ही उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। होता वो वेक्टर है। यूँ कह लें कि एक इतनी लंबी एक लाइन थी, उसको हमने 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो सिमट कर एक नुक्ते पे आ गई। अब उसका कोई ना डायरेक्शन है ना उसकी मैग्नीट्यूड है, लेकिन है वो वेक्टर है, इसलिए उसको हम नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर कहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही मजे का है और वो कुछ इस तरह से है, व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर, व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स, एक्सप्लेन। एक यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो क्या हैं, उनकी वजाहत की जाए। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन बड़ी कमाल की है। एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड यूनिट होती है। यूनिट से मुराद क्या है? 1, किसी खास डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। So a unit vector in a given direction is a vector with magnitude 1 in that direction। किसी भी डायरेक्शन में, किसी एक खास डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड उस डायरेक्शन में 1 होती है, यूनिट होती है, उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। करते क्या है इसको? पर्पस ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का पर्पस क्या है? बड़ा मजे का, कि एक ऐसा वेक्टर जिसके साथ हम किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। उसके बाद एक यूनिट वेक्टर जो है किसी भी खास डायरेक्शन में, किसी वेक्टर ए की डायरेक्शन में, उसको हम ए हैट लिखते हैं। ए के ऊपर आप देख रहे हैं एक हैट डाला हुआ है, ठीक है, कॉबॉय वाला हैट। सो अ यूनिट वेक्टर इज द इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज रिटन एज ए हैट। और इसको पढ़ते कैसे हैं? दिस इज रेड एज ए हैट। उसके बाद मैथमेटिकली अगर हम एक वेक्टर को एक्सप्रेस करें तो कैसे करते हैं? मैथमेटिकली एक वेक्टर दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, एक उसकी मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका डायरेक्शन। तो एक वेक्टर ए जो है उसको हम कैसे लिखेंगे? ए मॉड इंटू ए हैट। ये जो दो लाइनें लगी हुई हैं, दो सीधी लाइनें, इनको हम ए मॉडुलस पढ़ते हैं या ए मॉड पढ़ते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं। और ए हैट, ये जो हैट है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ से हम ए मॉड को यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को दूसरी तरफ भेज दें और उधर जाकर ये वेक्टर ए के साथ डिवाइड हो जाए तो पीछे क्या बचेगा? ए हैट। नाउ व्हाट इज ए हैट? दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो इससे मराद इससे मतलब ये निकला कि अगर हम किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाता है। इसी तरह अगर हमारे पास कोई और वेक्टर हो, जैसे वेक्टर बी, तो उसका जो यूनिट वेक्टर बनेगा वो बी हैट एंड दैट इज इक्वल टू वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दैट इज इट। आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स की। तो यूनिट वेक्टर्स की जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। नंबर 1 है यूनिट वेक्टर्स आई जे के। यूनिट वेक्टर्स आई जे के, इनको क्या करते हैं हम? किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं एक्स वाई जी डायरेक्शन में, एक वेक्टर के बनने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आई जे और के का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक वेक्टर है, एक एक्सिस है एक्स, दूसरा वाई, तीसरा जी। तो एक वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट होगा उसकी डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर आई, वाई कंपोनेंट के लिए यूनिट वेक्टर जे और जी कंपोनेंट के लिए यूनिट वेक्टर के का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो दूसरी टाइप है वेक्टर की उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर आर। और यूनिट वेक्टर आर जो है ये किसी भी वेक्टर की, किसी पोजीशन वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसको बताने के लिए इस्तेमाल होता है। दैट इज इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ पोजीशन वेक्टर आर।
ये देख रहे हैं ये पोजीशन वेक्टर है, जबकि ये पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। यहाँ आप देख सकते हैं ये एक वेक्टर r है और इसकी जो डायरेक्शन है अपवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसकी डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर r को यूज़ कर रहे हैं। और इसकी जो तीसरी टाइप है वो है यूनिट वेक्टर n। यूनिट वेक्टर n का क्या इस्तेमाल है? यूनिट वेक्टर n को हम किसी भी जो सरफेस होती है, जो फ्लैट सरफेस होती है, उस फ्लैट सरफेस की जो डायरेक्शन होती है जो कि हमेशा नॉर्मल टू द प्लेन होती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो यूनिट वेक्टर n इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑन अ स्पेसिफाइड सरफेस। जैसे मैं बता रहा हूँ कि कोई भी जो फ्लैट सरफेस होती है, जस्ट लाइक दिस सरफेस, उस फ्लैट सरफेस की जो डायरेक्शन है वो हमेशा नॉर्मल टू द प्लेन होती है और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर n इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पिछले वाला जो हमने पॉइंट पढ़ा है उसी में से निकलेगा और वो कुछ इस तरह से है, व्हाट इज अ नल वेक्टर, हाउ इज इट ऑब्टेन्ड, एक्सप्लेन। एक नल वेक्टर क्या होता है और ये हम कैसे हासिल करते हैं। तो नल वेक्टर की जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी कोई मैग्नीट्यूड नहीं होती, यानी ज़ीरो मैग्नीट्यूड होती है और कोई ख़ास डायरेक्शन भी नहीं होती, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। सो अ नल वेक्टर इज़ अ वेक्टर ऑफ ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। जैसे मैं पहले बता रहा था कि ये चूँकि एक पॉइंट की तरह होता है, एक नुक्ते की तरह होता है, इसलिए इसको हम ज़ीरो वेक्टर भी कहते हैं, या इसको हम नल वेक्टर तो कहते ही हैं, ज़ीरो वेक्टर इसलिए कह रहे हैं कि इसकी कोई मैग्नीट्यूड नहीं होती। अच्छा, अब ये हासिल कैसे होता है? जब भी किसी एक वेक्टर को हम उसी वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर में ऐड करते हैं, यानी एक वेक्टर है और उसका नेगेटिव वेक्टर है, उसके अंदर जब हम उसको ऐड करते हैं तो जो हमें हासिल होगी जो चीज़, वो ज़ीरो नहीं होगी, उसको हम ज़ीरो वेक्टर कहेंगे, बल्कि नल वेक्टर कहेंगे। सो इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ वेक्टर इनटू इट्स नेगेटिव वेक्टर। लाइक ये देख लें, आपके पास एक वेक्टर था a, आपने उसमें -a को ऐड किया तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया और ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए और पीछे क्या बचा? ज़ीरो वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम o वेक्टर यानी o का इस्तेमाल करके उसके सर पे एरो हेड डाल दें या फिर ज़ीरो लिख के उसके सर पे एरो हेड डाल दें, तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो o वेक्टर या फिर ज़ीरो वेक्टर के साथ की जाती है। ओके, आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है व्हाट आर इक्वल वेक्टर्स, एक्सप्लेन। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, इसकी वजाहत की जाए तो इसकी डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं तो दो ऐसे वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शन सेम होती हैं उनको हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। उनकी इनिशियल पोजीशन चाहे जो मर्जी हो, नो प्रॉब्लम। यानी एक वेक्टर, यहाँ दो वेक्टर्स हैं, दोनों की आप देख सकते हैं मेरे दोनों हाथों की लेंथ और मैग्नीट्यूड जो डायरेक्शन है वो एक है, और अगर तो ये बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने है और दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो तब इनको हम इक्वल वेक्टर कहेंगे। लेकिन अगर ये इनकी इनिशियल पोजीशंस कुछ डिफरेंट हैं, कोई यहाँ से शुरू है कोई यहाँ से शुरू हो रहा है, तो नो प्रॉब्लम, बस दो चीज़ें सेम होनी चाहिए, उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सो two vectors a and b are said to be equal if they have the same magnitude and same direction regardless of the positions of their initial points। कि उनकी इनिशियल पोजीशन जो है वो चाहे जो मर्जी हो, सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अगर हम दो वेक्टर्स ले लेते हैं, जैसे हम a और b की बात करते हैं, तो एक जो वेक्टर a है उसको कैसे लिखा जाता है? a mod इंटू a हैट, यानी एक वेक्टर दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक उसकी मैग्नीट्यूड होती है, दूसरी उसकी डायरेक्शन होती है। इसी तरह जो वेक्टर b है दैट इज इक्वल टू b mod इंटू b हैट। अब इक्वल वेक्टर्स की क्या डिमांड है? इक्वल वेक्टर्स कहते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड डायरेक्शन ऑफ a यानी a हैट इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ b यानी b हैट, देन वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये इक्वल वेक्टर्स हैं, और इसकी जो एग्जांपल है वो है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। यानी कि दो वेक्टर्स हैं, दोनों पैरेलल हों और दोनों की मैग्नीट्यूड्स क्या हो? सेम हो, और डायरेक्शन भी। पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं उनकी डायरेक्शन सेम ही होते हैं। एक होते हैं लाइक पैरेलल जिनके एरो एक ही तरफ होते हैं, एक होता है अनलाइक पैरेलल्स जो कि मैग्नीट्यूड्स में तो सेम होते हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, उनको हम कहते हैं अनलाइक पैरेलल्स। ठीक है जी, ओके, आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कुछ इस तरह से है कि व्हाट इज मेंट बाय अ पोजीशन वेक्टर, एक्सप्लेन। एक पोजीशन वेक्टर से क्या मुराद है, इसकी वजाहत की जाए तो पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए हमें
हमारे इस काम आता है। सो अ वेक्टर विच इज़ यूज्ड to describe the location of a point with respect to an origin is known as a position vector, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं r वेक्टर के साथ। जैसे आप मिसाल ले लें कि यहाँ एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P की हमने लोकेशन बतानी है, पोजीशन बतानी है, किसके हवाले से, इस ओरिजिन के हवाले से। सो ये जो वेक्टर होगा जो O और P को आपस में जोड़ रहा है, O और P को आपस में जोड़ रहा है, इस वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहेंगे, क्योंकि ये हमें उस पॉइंट की लोकेशन के बारे में बताता है। लोकेशन के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक उसका डिस्टेंस कितनी दूर है वो, और दूसरा उसका डायरेक्शन कि वो किस डायरेक्शन में है, किस समत में है, किस दिशा में है। ठीक है जी। तो ये हमारा एक्स वाई एक्सेस था, एक्स वाई प्लेन था, इसमें एक पॉइंट है P, इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक का नाम है A, दूसरे का नाम है B, और इसको जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है या ओरिजिन के साथ जोड़ रही है उसको हम R कह रहे हैं। तो फिर it is represented by a straight line drawn in such a way that its initial point coincides with the origin and the head with point PAB। अच्छा, अब ये जो प्रोजेक्शन है, ये वाला जो पॉइंट है P, इसका जब हम प्रोजेक्शन फॉल करवाते हैं x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, तो हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, एक का नाम है A जबकि दूसरे का नाम है B। और ये जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं या ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, चूंकि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये A है और ये B है, और इन दोनों के दरमियान यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये जो डॉटेड लाइंस हैं, ये वाली डॉटेड लाइन A को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाली डॉटेड लाइन क्योंकि y एक्सिस के साथ पैरेलल है लिहाजा ये B को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इन दोनों के दरमियान चूंकि एंगल 90 डिग्री है लिहाजा इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। और A और B का मतलब ये है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, कि अगर आप उस पॉइंट P पे जाना चाहते हैं तो आपको x एक्सिस के ऊपर चलना होगा कितने यूनिट्स, A यूनिट्स, और फिर आपको y एक्सिस पे चलना होगा कितने यूनिट्स, B यूनिट्स। तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, उस पॉइंट P पे। अच्छा, हैंस इसको चूंकि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं लिहाजा इनको हेड टू टेल रूल के मुताबिक A इसके साथ क्या आएगा, यूनिट वेक्टर I, B के साथ क्या आएगा, यूनिट वेक्टर J, क्योंकि A जो है x कंपोनेंट है, और जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि जो किसी वेक्टर का x कंपोनेंट होता है उसकी डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर I इस्तेमाल होता है, और जो y कंपोनेंट होता है जैसे कि यहाँ B y कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर J इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो वेक्टर R है हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये हो गया फर्स्ट वेक्टर, ये हो गया सेकेंड वेक्टर, ये हो गया उनका रिजल्टेंट वेक्टर, एंड दस इट इज इक्वल टू AI प्लस BJ। अगर हम 3 डायमेंशंस की बात करते हैं जिसमें x y z तीसरा एक्सेस भी होता है, तो फिर उसमें हमें एक नया पोजीशन वेक्टर चाहिए होगा जिसको हम R से ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन उसके 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे A, B और C। सो इन 3 डायमेंशनल यानी 3D स्पेस द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P A B C इज रिप्रेजेंटेड बाय, इस केस में ये किसके बराबर होगा, R इज इक्वल टू AI प्लस BJ प्लस C के। यहाँ आप देख सकते हैं ये है पॉइंट P और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 A, B और C, और इसको जो लाइन ओरिजिन के साथ जोड़ रही है उसको हम पोजीशन वेक्टर R कहते हैं। और इसमें A जो है ये उसकी लेंथ है x एक्सिस के ऊपर, B y एक्सिस और C Z एक्सिस के ऊपर। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि अगर हमें किसी 3rd या 5th फ्लोर पे किसी ऑफिस में जाना हो तो पहले हम x एक्सिस के ऊपर चलते हैं, उसको हम A यूनिट्स कहते हैं, फिर हम y एक्सिस के ऊपर चलते हैं, उसको हम B यूनिट्स कहते हैं, और फिर हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या लिफ्ट के ज़रिए हम 3rd या 5th फ्लोर पे जाते हैं, उसको हम C यूनिट्स कहते हैं। तो A, B और C ये तीनों जो है मिलाकर एक पोजीशन वेक्टर बनाते हैं जिसको हम पोजीशन वेक्टर R कहते हैं। और वो वाला जो पोजीशन वेक्टर होता है स्पेस में, यानी 3 डायमेंशनल जो स्पेस होती है उसमें उस पॉइंट की जो लोकेशन है वो हमें बता रहा होता है। और जैसे हमने एक और बात पढ़ी थी पिछले लेक्चर में ही कि यहाँ उसकी डायरेक्शन के लिए 3 जो एंगल्स हैं अल्फ़ा, बीटा और गैमा वो यूज़ होते हैं, जबकि पिछले वाला जो केस था इसमें सिर्फ एक ही एंगल हमें चाहिए था, दैट वाज थीटा, जबकि यहाँ हमें 3 एंगल चाहिए होंगे अल्फ़ा, बीटा और गैमा। ओके, अब वक्त है समरी का। लेट्स हैव अ समरी। सबसे पहले हमने ये बात पढ़ी थी कि यस अ वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ स्केलर। एक वेक्टर को हम स्केलर के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमने ये बात पढ़ी थी कि एक वेक्टर जो था, हमारा सवाल ये था कि क्या एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो आंसर मिला था यस, और डिवाइड भी किया जा सकता है, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। इसी तरह
एक यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड किसी खास डायरेक्शन में यूनिट यानी 1 के बराबर होती है, और मैथमेटिकली एक यूनिट वेक्टर को हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, यूनिट वेक्टर ए यानी ए हैट इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। और जो नल वेक्टर है, नल वेक्टर एक ऐसे वेक्टर को कहते हैं जिसकी ज़ीरो मैग्नीट्यूड, कोई मैग्नीट्यूड नहीं होती और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है, इसको हम ज़ीरो वेक्टर बी कहते हैं। दो वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शन इक्वल होती हैं, चाहे उनकी इनिशियल पॉइंट्स जो मर्जी हों, वो इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। और आखिर में हमने ये पढ़ा है कि पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी पॉइंट की लोकेशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू एन ओरिजिन। ओके, ये था हमारा लेक्चर नंबर 2। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इसी टॉपिक पे होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स पे होगा, लेकिन अब की बार हम 2 नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक में हम पढ़ेंगे रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और दूसरी चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो इसका अपोजिट होगी, डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। सो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो या आप कोई फीडबैक देना चाहें, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, यू मे कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।